हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज जहां जहां भी दुनिया के जिस कोने में भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हमें देख रहे हैं, हम सबका पाकिस्तान 74 साल का हो गया। अब सबको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तो जश्न आज़ादी चल ही रहा है। मिली जोश और जज्बे के साथ सब अपने अपने तौर पर जश्न मना रहे हैं। आपको हम सुबह से दिखा भी रहे हैं, लेकिन इस बार कैफियत थोड़ी सी मुख्तलिफ है क्योंकि कोरोना की वजह से जो हम सब लॉकडाउन में रहे, अपने घरों में बंद रहे, तो वो जो मजबूरी है, वो जो बंद रहने का घुटन का एहसास है या आज़ादी ना होने का एहसास है, वो हम शायद उस कैफियत को ज़्यादा फील कर सकते हैं। अब आगे क्या करना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आगे जहाँ दुनिया में तमाम ममालिक ही तकरीबन एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरह से जो मुख्तलिफ माशी हालात हों या फिर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में अपनी स्ट्रैटेजीज़ को चेंज करना है, पॉलिसीज़ को चेंज करना है, तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनेगा। इसी तरह पाकिस्तान को भी आगे की तरफ देखना है। अपने एनालिस्ट से आज यही जानेंगे कि क्या समझते हैं आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ पीछे को नहीं भूलना। तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हमें सीख दी थी, जो विजन था उनका, क्या उसके मुताबिक हम चल रहे हैं, सही समत में जा रहे हैं, ये भी एनालिस्ट से पूछेंगे। तो जी, क्या पाकिस्तान के मौजूदा हालात कायदे आज़म के विजन के मुताबिक हैं, हाँ या नहीं? और साथ ही साथ दो इकदामात जिनकी ज़रूरत है पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए, ये भी आज एनालिस्ट से सजेशन मांगेंगे। पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं आज मज़हर अब्बास साहब, इरशाद भट्टी साहब, बाबर सत्तार साहब, महमूद सरफराज साहिबा और बेनज़ीर शाह साहिबा भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। मज़हर अब्बास साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। क्या समझते हैं आप, क्या हम सही समत में हैं और आगे के लिए क्या करना ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, हम कायदे आज़म के विज़न को समझ ही नहीं पा रहे। मेरा ख़्याल है हम जितने कन्फ्यूजन का शिकार हैं कायदे आज़म के विज़न के हवाले से, आने कि उनका बड़ा क्लियर विज़न था। वो पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते थे। वो ख़ुद कानूनदान थे। उन्होंने पाकिस्तान की जद्दोजहद जो की, वो आइन और कानून के दायरे में रह के की। एक जमहूरी अंदाज में पाकिस्तान जो है हमारे दे वजूद में आया। लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी उसकी। लेकिन कायदे आज़म की आंख बंद होते ही हमने कायदे आज़म के विजन को न सिर्फ भुला दिया, बल्कि मेरा ख्याल है जो जो वो बात करते गए हम उससे बिल्कुल पलट करते गए। कायदे आज़म जमहूरी आदमी थे। हमने हमने नाम नहाद जमहूरियत लाए, या हमने जमहूरियत और आइन को बालाए ताक रखते हुए चीज़ की। कानूनदान थे, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते थे। आप देख लें कि पाकिस्तान के 74 साल में हम आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं साबित कर सके, नहीं नाफिज कर सके। और सिर्फ लफ्ज़ी में नहीं, अमली तौर पे अगर आप कानून और आइन की हुक्मरानी करेंगे तो आपको बहुत सी मुश्किलात से आप निकल आएंगे। आपने कहा कि दो तरीके क्या हो सकते हैं, बहुत सिंपल से तरीके हैं। सबसे पहले कोई आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि अगर आपने इस मुल्क को एक आम आदमी का पाकिस्तान बनाना है, तो फिर आपके हुक्मरान जो हैं वो अपने आप को अवाम से जितना करीब तर अपने आप को करेंगे, उतने ही पाकिस्तान का विजन और कायदे आज़म का विजन और क्लियर होगा। यानी आप बाहर के हुक्मरानों को देखें, जिस दिन वो वज़ीर आज़म नहीं रहते, उस दिन वो अपना ब्रीफ केस उठाते हैं और अपने अपने फ्लैट्स में चले जाते हैं। यहाँ जो मसाइल हैं, मसाइल का अंबार है। मेरा ख्याल है हमारी डायरेक्शन ही सेट नहीं है, और उसकी सबसे बड़ी वजह वही अच्छा। कन्फ्यूजन है। वही कन्फ्यूजन है कि कुछ लोग कायदे आज़म के विजन को अपने अंदाज में देखते हैं, कुछ लोग अपने अंदाज में देखते हैं। तो जब हम अपने कायद के विजन के बारे में इतना कन्फ्यूजन फैलाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं, तो फिर आप अपनी डायरेक्शन कैसे सेट कर सकते हैं? तो एक चीज़ तो आपने ये तय करना है कि इस मुल्क को जमहूरी अंदाज में ही चलाना है। और जमहूरियत के अपने अपने वो होते हैं, ज़ाहिर है बहुत से लोग आज की जमहूरियत को दुरुस्त कहते हैं कि वो जमहूरियत का खाका नहीं है जिसको शायद हम समझते हैं और होना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह आइन और कानून की हुक्मरानी, तो अगर हमने कायदे आज़म के विजन के मुताबिक चलना है, तो हमने इस मुल्क को एक वेलफेयर स्टेट ये जी। यकीनी बनाना होगा हम कि हमारे हुक्मरान अकाउंटेबल हों और सबसे पहले अकाउंटेबल हों। तो मेरा ख्याल है उस लिहाज से अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं मुल्क को, तो शायद हम आगे बढ़ेंगे, वरना हम इसी कंफ्यूजन का शिकार रहेंगे और एक डायरेक्शन लेस नेशन रहेंगे। ठीक है। बेनज़ीर, आपको क्या लगता है हमारी नई नस्ल क्या चाहती है, क्या हो मुल्क में, और क्या हम सही डायरेक्शन में हैं? अलीना, हम अभी भी एक बहुत नया मुल्क है। हमारे मुल्क में अभी भी ऐसी बहुत सी नस्लें हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो
جن کی عمر پاکستان سے بھی زیادہ ہے. امریکہ اگر ہمارے کتنے 73 سال ہو گئے ہیں، اگر ہم امریکہ کے ساتھ اپنا کمپیئر کریں تو وہ تو 200-300 سال پرانا ملک ہے. تو ابھی بھی میرے خیال سے تھوڑا سا وقت لگے گا ایوالو ہونے میں، چیزوں کو بدلنے میں، شاید چیزوں کو بہتر ہونے میں. ہاں لیکن جیسے مظہر صاحب کہہ رہے تھے کہ چیزوں کو بہتر ہونے میں آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا پڑے گا، جائزہ لینا پڑے گا کہ آپ کی ڈائریکشن کیا ہے، آپ کس ڈائریکشن میں جانا چاہتے ہیں. اگر آپ ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ کس قسم کی لیگیسی بنانا چاہتے ہیں. اور اس پہ بڑی کھل کے بحث ہونی چاہیے کہ آپ کے ملک میں جو ابھی جمہوری نظام ہے وہ بہتر ہو رہا ہے یا وہ کمزور ہو رہا ہے، یا آپ کے ملک میں ابھی اظہار رائے کی آزادی ہے یا نہیں ہے. پاکستان تو ان چیزوں کے لیے بنا تھا نا. یا آپ کے ملک میں اقلیتوں کے پاس فریڈم ٹو ورشپ ہے یا نہیں ہے. اسلام آباد میں مندر کیوں نہیں بن سکتا؟ آج بھی ہم یہ بحث کر رہے ہیں. اس دن میں پڑھ رہی تھی کہ پشاور میں ایک شخص ہے، وہ اپنے گھر کے باہر واک کر رہے تھے، ان کو ایک موٹر سائیکل میں آئے، ان کو گولی مار کے چلے گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ ایک ایسی مائنورٹی کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے جس کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے. تو ان چیزوں کا جائزہ لینا پڑے گا، ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا اور پھر ایک ڈائریکشن سیٹ کرنی پڑے گی. اور وقت لگے گا، راتوں رات تبدیلی نہیں آتی، راتوں رات آزادی بھی نہیں مل جاتی. ایک بڑا لمبا سفر ہوتا ہے، آزادی کا سفر بھی بڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک کھل کے ایک اوپن ڈیبیٹ ہونی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو مطلب آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ ڈائریکشن سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم کا ویژن تھا شاید ہم اس پہ بھی پورے نہیں اتر رہے ہیں. ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ارشاد بھٹی صاحب. دیکھیے میڈم شیخ، سب سے پہلے تو 1857 سے 1947 تک ہر شہید، ہر غازی کو سلام. 1857 سے 1947 تک ہر قربانی کو سلام. علامہ اقبال، قائد اعظم، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، سب کو سلام. اور 1947 سے 2020 تک سب مجاہدوں، گمنام سپاہیوں، سب شہیدوں، سب غازیوں اور ہر قربانی کو سلام. اور یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ موجودہ حالات ہیں جو پاکستان کے، یہ وہی ہیں جو قائد اعظم کے پاکستان تھا، یا موجودہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے. اس کی وجہ ایک تو سمپل سی ہے کہ قائد اعظم کے پاکستان میں بنگلہ دیش بھی شامل تھا. اب ہمارے پاکستان میں بنگلہ دیش شامل نہیں ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں اب قائد اعظم صرف تصویروں پر ہیں اور تقریروں میں ہیں، بھاشنوں اور تقریروں میں ہیں، نوٹ کی تصویروں پر ہیں بس. باقی ہماری زندگیوں میں، ہماری حکمرانیوں میں، ہمارے چال چلن میں، ہمارے رہن سہن میں کہیں بھی قائد اعظم نہیں ہے. آج ماشاءاللہ پاکستان 73 یا 74 جو بھی آپ کہیں سال کا ہو گیا. پاکستان نہ ہوتا، یہ سوچ کر میں کانپ جاتا ہوں. بلیو می، اس سے بڑی اور کوئی نہیں ہے کہ آپ کا اپنا ملک، اپنا گھر، اپنی زمین، اپنا آسمان دیکھ لیں. فلسطین دیکھ لیں، کشمیر دیکھ لیں، اور بھارت دیکھ لیں، برما دیکھ لیں، بنگلہ دیش کے بہاری کیمپ دیکھ لیں. اللہ معاف کرے، اللہ نہ کرے کبھی یہ ملک رہے سلامت. میری جان جانی پڑے تو چلی جائے، مگر ملک سلامت رہے. ہم کہاں سے چلے تھے، کہاں ہم آن پہنچے ہیں. ایک طرف ایٹمی طاقت ہیں، بہت اچیومنٹس ہیں 72 سالوں میں اللہ کے فضل سے، لیکن دوسری طرف ملک گوایا ہے اور بہت ساری خرابیاں اور خامیاں بھی ہیں. ایک طرف مارشل لا، 3.5 مارشل لا لگے، ایک طرف جمہوریت، اور وہ جمہوریت بھی وہ نہیں ہے جس کے خواب دیکھے تھے. مارشل لا سچ بولنا مشکل، جمہوریت سچ سننا مشکل. ٹرک کی بتی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، روٹی کپڑا مکان کہیں بھی نہیں ہے، تعلیم صحت جان و مال کا تحفظ نہیں ہے. اور آج آپ دیکھ لیں پاکستان کا مطلب کیا کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ؟ نہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ دب کے لوٹتے رج کے کھا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. کہہ سکتے ہیں زندگی شمع کی صورت ہو؟ ہم تو اندھیرے کرنے کے چکروں میں ہیں سارے. پاک سرزمین شاد باد، کہہ سکتے ہیں پاک سرزمین شاد باد. سونی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. سونی دھرتی ہم نے تجھے کیا، قدم قدم برباد تجھے. کہہ سکتے ہیں کہ کہہ سکتے ہیں ہم ہمارا جو طرز عمل ہے. اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں. کیا واقعی ایک ہیں؟ سوچنے کی بات ہے. یہ موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، یہ گاڑیوں کی چھتوں پر چڑھ کر، یہ پٹاخے اور بم چھوڑ کر، کیا آپ آزادی؟ تصویریں تو دیکھیں، وہ جن کی ماؤں کے سامنے بیٹیوں کی عزتیں لٹ گئیں.
जो रास्ते में चले थे सारे मर गए, शहीद हो गए, खानदान के खानदान उजड़ गए, लुट गए। उनकी तस्वीरें देखिए, आज नफल पढ़ने को दिल करता है, नफल पढ़ने को। बिलीव मी, एक एक तस्वीर ऐसी, अल्लाह माफ़ करे, और जिसको देख के लगता है कि आज अगर हम वो तस्वीर हमारे जहनों में होती तो सारे नफल पढ़ते, या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं है। बहुत, यानी वो जो पिछले कायदे आज़म के साथ नहीं थे वही हुक्मरान बन गए। हमारे 1700 लोग हैं और कुछ 500 ख़ानदान हैं जिन्होंने आमरीत और जमहूरियत दोनों में मज़े लुटे, बाकी 22-24 करोड़ देख रहे हैं, मुंह देख रहे हैं। आखिर पे इस मैं 3 शेर लिखे थे, वो 3 शेर मैडम शेख आपकी नज़र करता हूँ, बाकियों की मज़र साहब की तो कर नहीं सकता। मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, आमर या जमहूरा सब छान बूरा, किसी ने तोड़ा किसी ने निचोड़ा, झूठ मुनाफकत 2 नंबरी की पहचान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। बचाने वाले कमज़ोर, लुटने वाले मुँह ज़ोर, मैं दुखी हूँ, मैं ज़ख्मी हूँ, साथी कहते हैं मैं तजादिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। और आखिरी है, मेरा श्रीनगर मेरा बंगाल, किसकी गलती किसकी चाल, क्या था मुस्तकबिल क्या है हाल, मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान हूँ। तमाम कौम को 14 अगस्त मुबारक। ये आज पाकिस्तान आपकी तरफ देख रहा है, प्लीज़ इस आज़ादी को नेमत समझिए, प्लीज़ अल्लाह के नाम पे शमें जलाइए, और वाकई जब अगली मरतबा मनाएं तो हम कह सकें कि सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे। लेकिन भट्टी साहब, आपने सारा सब कुछ बता दिया, लेकिन आगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपने तजावीज़ नहीं दी। खैर, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मैं बाबर सत्तार साहब से पूछना चाहती हूँ, वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई जो दूर से बैठ के मुल्क का हाल अहवाल देखते हैं, उनके दिलों में क्या चल रहा है। आज हम पाकिस्तान का जश्न आज़ादी मना रहे हैं, हम सब आज़ाद फ़ज़ा में सांस ले रहे हैं, इस चीज़ का जश्न मना रहे हैं। हमारे पैनलिस्ट से भी हम यही पूछ रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए पाकिस्तान को अपनी समत दुरुस्त करने के लिए। महमल सरफराज साहब, आपका कमेंट। देखिए अलीना, पहले तो जो वैसे सवाल है कि क्या ये जिन्ना साहब का पाकिस्तान है या नहीं, जो या उनके विजन के मुताबिक, तो मेरे ख्याल में जिस तरह मज़ा साहब, भट्टी साहब, बेनज़ीर सबने पॉइंट आउट भी किया है, और आई एम श्योर कि बाबर भी करेंगे, हम उनके विजन से बहुत दूर जा चुके हैं अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि जिन्ना साहब का जो एक विजन था वो था कि यहाँ पर सारे के सारे जो सिटीजन हैं वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, कोई फिरका वारियत नहीं होगी, हमारी जो अकलीतें हैं उनके हकूक बराबर होंगे। उनके, आपको याद है 11 अगस्त की स्पीच में कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल, यू फ्री टू गो टू योर मॉस्क, वो सारी उन्होंने बात की थी। एक ऐसा पाकिस्तान होगा जहां पर हम असल में आज़ाद होंगे अपने बाइसेस से, स्टीरियोटाइप से। हमारे यहाँ एक टॉलरेंस, एक बर्दाश्त का पाकिस्तान होगा जिसके अंदर अब पाकिस्तान के अंदर क्या इस वक्त असल में आज़ादी है कि नहीं, क्या आज़ादी राय है कि नहीं, क्या मजहबी अकलीतों को आज़ादी है कि नहीं, क्या एथनिक अकलीतों को आज़ादी है कि नहीं, ये जो सारी चीजें। और एक जो जिन्ना साहब ने बहुत अपनी उस स्पीच के अंदर भी उन्होंने बार बार कहा, और वो मज़हर साहब ने भी उसका जिक्र किया कि आइन और कानून की बालादस्ती, आइन के दायरे में रहकर सब कुछ करना है, कानून सबके लिए बराबर होगा, हम सारे इक्वल सिटीजन होंगे, बराबर के शहरी होंगे। ये जो हमारे आईनी हकूक हैं जब वो सल्ब होते हैं अलीना, तो फिर हम जिन्ना साहब के पाकिस्तान से बहुत हम दूर चले जाते हैं। हम जो है मजहब के नाम पर ऐसी चीजें इस मुल्क के अंदर फिरका वारियत और वो सब कुछ करते हैं जो कि असल में जिन्ना साहब ने हमें उससे दूर रहने के लिए कहा था। तो मैं जो 2 चीजें जो होनी भी चाहिए मेरे ख्याल में, वो ये कि एक तो ये कि हमें जिन्ना साहब का जो विजन था हमें वो वाला पाकिस्तान वापस लाना चाहिए, लेकिन उसमें टाइम लगेगा क्योंकि हमने आहिस्ता आहिस्ता इरोड किया है उनका विजन। हम आहिस्ता आहिस्ता उनके विजन से इतने दूर होते गए कि वो वाले चले गए। तो एक तो हम आइन और कानून की जो बालादस्ती है ना, वो हमें लाजमी करनी चाहिए। दूसरा, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि क्या मजहब का क्या रोल होगा और स्टेट का क्या रोल होगा और स्टेट कितना इंटरफेयर कर सकती है आपके पर्सनल उसके अंदर, मेरे ख्याल में एक हमें ये भी चीज जो है ना, इसके ऊपर भी एक डिबेट होनी चाहिए और खुलकर होनी चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो बहुत जरूरी है, इज़हार राय बड़ी ज़रूरी है। बाबर सत्तार साहब, आपसे थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव जानना चाहेंगे कि जो हमारे पाकिस्तानी बहन भाई बाहर बैठे हैं
वो बड़े फिक्रमंद होते हैं, अक्सर कुछ ज़रा सा यहाँ पर इवेंट होता है उनके दिल थम जाते हैं और कॉल्स आती हैं। क्या सोचते हैं वो, आज का पाकिस्तान कैसा है और आगे क्या होना चाहिए? लीना, पहली बात तो ये कि मैं एक्सपेट्रिएट नहीं हूँ, मैं छुट्टियों के ऊपर अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है कि सर लेकिन आपका राब्ता होता है ना वहाँ बैठे हुए लोगों से, आप अक्सर जानते हैं वहाँ बैठे हुए लोगों को, यकीनन आप कम्युनिटी में भी मूव अराउंड करते होंगे वहाँ पर, तो इसलिए थोड़ा जानना चाह रही थी ये पर्सपेक्टिव। इस पे भी बात करते हैं, लेकिन पहले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, भट्टी साहब ने कहा अभी वो पहुंचे नहीं थे कि मुल्क को सलामत अल्लाह रखे, वो खाली इसी बात उन्होंने इतनी की थी कि मेरी जान चली जाए, आपने जोर से आमीन बोल दिया उसके ऊपर। तो अल्लाह भट्टी साहब को भी सलामत रखे मुल्क के साथ साथ। नहीं वो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं था, आपकी और मेरी आवाज में डिले होते वो सिर्फ इसलिए था। आपने डिले से आमीन कहा है ना, डिले पे आमीन बोला मैंने, गलत जगह पे आमीन। अलीना देखें, एक तो एक लेवल की डिबेट हमारे यहाँ ये है जिसके ऊपर सबने बात की, हमें तो पाकिस्तान बना बनाया मिला, हमारी जो स्पेशली मेरी जो जनरेशन है 70s में जो लोग पैदा हुए हैं उन्होंने उस तरह से जंगें भी नहीं देखी और उन्हें पाकिस्तान बना बनाया मिला। सो मेरे लिए ये डिबेट काफी इररिलेवेंट है कि अगर पाकिस्तान ना होता तो क्या होता। इसी तरह ही है कि आपकी अगर आप पैदा ही ना होते तो फिर क्या होता। जाहिर है अगर आप आजाद ना होते, एक अलग मुल्क में ना होते तो हमारे हालात बहुत बेहतर होते, और अनफॉर्चुनेटली इसी बेसिस के ऊपर हम सेलिब्रेट करते हैं आजादी को आज तक। यानी हमारे पास हमने 70 साल में क्या किया हमारे पास ये दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन हम खाली ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान बना ही ना होता तो फिर हमारे हालात खराब होते, जिस तरह से और मकबूजा इलाकों में लोगों के हालात खराब हैं। ये नाकाफी है मेरा ख्याल से, किसी भी आजाद मुल्क की सेलिब्रेशन के लिए ये नाकाफी है। जाहिर है हम बेहतर हैं, अगर हम बिल्कुल भी मकबूजा इलाकों में रहते तो हम बेहतर ना होते, लेकिन आपने अपने मुल्क के साथ फिर क्या किया, ये इसके ऊपर एक लेजिटिमेट डिबेट है। और जाहिर है जब भी 14 अगस्त आती है तो हमारा दिमाग फोकस होता है कि हमने किया क्या इस मुल्क के साथ जो हमें मिला। तो उसमें आप जिस तरह भी आइडेंटिफाई करते हैं अपनी आज की प्रॉब्लम्स को, सोल्यूशंस फिर वहां से फ्लो करते हैं। मजहर साहब ने और मैमल ने बात की रूल ऑफ लॉ की, तो मैं मजीद उस पर बात नहीं करूंगा। ऑल्दो एज ए लॉयर वकील हूं मैं, तो मेरा बड़ा फोकस इस चीज पर है कि जो आज़ादियां, जो फंडामेंटल फ्रीडम्स, लिबर्टीज हमने अपने आइन के अंदर लिखी, और हम उसे एक एक करके अगर देखें कि ये फंडामेंटल राइट्स हमें प्रॉमिस हुए, जिसके अंदर राइट टू लिबर्टी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ थॉट है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, क्या ये आज़ादियां हमने लोगों को दी या हम आज हमारी रियासत दे रही है सिटीजन्स को या नहीं। तो ये एक सवाल है। लेकिन दो चीजें आपने पूछी, एक चीज तो वो 11 अगस्त वाली स्पीच के अंदर रियासत का रोल एज अ फैसिलिटेटर था, जहां पे रिलीजन आता था उसका रोल इन्फोर्सर का नहीं था, उसका रोल फैसिलिटेटर का था। ये मेरा मानना है, ये मेरी समझ है उस स्पीच के बारे में। तो एक फंडामेंटल कंफ्यूजन आज तक है कि पाकिस्तान को जब बनाया गया था तो क्या रियासत ने इन्फोर्स कराना था, लोगों को जबरदस्ती नमाजें पढ़ानी थी, रोजे रखवाने थे, या उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट करनी थी कि अपने मजहब के लिहाज से लोग। अगर आप स्टाफ कॉलेज कोयटा जाएं तो वहां पे कायदे आजम का स्पीच है जो उन्होंने लगाई हुई है, जो कायदे आजम ने स्टाफ कॉलेज कोयटा में की, जिसमें उन्होंने बताया था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनका वो क्या रोल इन्विसिज करते हैं स्टेट के अंदर। इस्लामी जमहूरिया है पाकिस्तान में, जहां जमहूर का भी जिक्र आता है, जहां पे रिलीजन का भी जिक्र आता है, लेकिन ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जो हमें रिजॉल्व करने की खूबसूरत बात की। आपने बड़ी खूबसूरत बात की। इसी नोट के ऊपर मैं कंक्लूड करूंगी कि हम बड़ों ने कुर्बानियां दी हैं, हमें पाकिस्तान आज़ाद मिला, हमें एक आज़ाद मुल्क मिला, उसका इदराक करते हुए हम यहाँ से आगे अपना अपना हिस्सा डालेंगे। इस अहद के साथ हमें आज के दिन का इख्तिताम करना चाहिए और अगले साल का आगाज़ करना चाहिए। इसी नोट पर आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।